ये बिहार के उस दौर की बात थी जब विद्यार्थियों को जिगर का टुकड़ा कहा जाता था, जब विद्यार्थियों को नकल करने की आजादी सी मिली हुई थी। ये बात उस दौर की थी जब एक निजाम आया और ये सारी रवायतें बदल गई। ये बात उस दौर की थी जब एक निजाम ने एक झटके में बिहार के जिलों की संख्या दोगुनी कर दी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं ललन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री, जिसके इस एपिसोड में हम बात करेंगे केदार पांडे की। कांग्रेस के बाकी कई नेताओं की तरह केदार पांडे का करियर भी जाने चीने ट्रैक पर था। वकालत की डिग्री, साथ में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने का सर्टिफिकेट। कांग्रेस में सक्रिय केदार को फिर दूसरा सर्टिफिकेट मिला 1952 में। 31 साल का नौजवान विधायक बन गया। तोलाहा गांव का लड़का अपने होम डिस्ट्रिक्ट चंपारण की बगहा से रामनगर सीट से निर्वाचित हुआ। दूसरी दफा ऐसा हुआ तो श्री बाबू ने सरकार में मंत्री बनाया। 1962 में केदार चुनाव हार गए और फिर अगले चुनाव में जिले की ही दूसरी सीट नौतन पर चले गए और जीत का सिलसिला फिर शुरू हो गया। अब वो वरिष्ठ मंत्री हो चुके थे, विधायक दल के नेता के दावेदार भी। इस दावेदारी में अहम रोल निभाया कांग्रेस में हुई दो फाड़ ने। दिल्ली से आला कमान द्वारा ऑब्जर्वर भेजने का चलन तब भी था। इंदिरा ने विधायक दल नेता के चुनाव के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा को भेजा। बहुगुणा ने केदार की दावेदारी अनदेखी की और दरोगा प्रसाद पर सहमति करा दी। कुछ बरस में फिर चुनाव हुए 1972 में। इस बार कांग्रेस आर ने 324 सदस्यों वाली विधानसभा में 167 सीटें जीत स्पष्ट बहुमत हासिल किया। अब सबकी नजर फिर से दिल्ली और पटना में कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। उन दिनों कांग्रेस आर के अध्यक्ष थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उन्होंने इंदिरा के निर्देश पर गुलजारी लाल नंदा को एक टास्क के साथ पटना भेजा। नंदा पर्यवेक्षक बनकर पटना आए तो उन्हें कई दावेदार दिखे। पूर्व मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह और मंत्रियों में अब्दुल कयूम अंसारी और केदार पांडे। सबके अपने अपने गुट और समर्थक विधायकों की संख्या और दलीलें। नंदा ने ये स्थिति ऊपर रिपोर्ट की और फिर तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत विधायकों को संदेश दे दिया गया, मीटिंग बुलाइए और सर्वसम्मति से केंद्रीय नेतृत्व को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार सौंप दीजिए। ये एक नई सियासी शुरुआत थी। ऊपर से नेता थोपे जाने की, रायशुमारी, सहमति, वोटिंग इत्यादि के गैर जरूरी होने की। बाद के बरसों में क्या कांग्रेस क्या भाजपा, सबने यही रीत अपनाई। लेकिन फिलहाल बात 1972 की। पटना की नज़र अब दिल्ली पर थी और वहां से नाम घोषित हुआ केदार पांडे का। राज्यपाल देवकांत बरुआ ने 19 मार्च 1972 को केदार पांडे को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी। कैसा रहा उनका कार्यकाल? जिगर के टुकड़ों को ठीक ही बेहाल करने वाला, जिले बनाने वाला, लेकिन कानून के मोर्चे पर चौतरफा कत्ल के चलते ध्वस्त। मुख्यमंत्री पद संभालते ही केदार पांडे ने प्रशासन की नकेल कसनी शुरू कर दी। सबसे ज्यादा फोकस था कॉलेज एजुकेशन पर। पिछले कई वर्षों से जिगर के टुकड़े विद्यार्थियों को छूट मिल रही थी। नकल का पूरा तंत्र स्थापित हो गया था। प्रोफेसर भी क्लास छोड़ कोचिंग में लग गए थे। केदार पांडे ने वीसी बदलने से यूनिवर्सिटी का माहौल बदलने की शुरुआत की। सबसे ज्यादा चौपट हाल था बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का। वहां आईएएस अधिकारी नागमणि को वीसी बनाया गया। इसके बाद पुलिस के कड़े पहरे में इम्तिहान शुरू हुए। किताबें रखकर जवाब लिखने के चलन पर ब्रेक लग गया और पास होने वालों की दर पर भी ब्रेक लग गया। उस बरस सिर्फ 10% स्टूडेंट पास हुए। यूपी वालों ने कुछ दशक बाद ऐसी ही सख्ती कल्याण सिंह की सरकार में देखी थी बोर्ड एग्जाम के दौरान। पढ़ाई के अलावा केदार की चिंता प्रशासनिक महकमे को दुरुस्त करना भी था। उस समय बिहार और तब झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। इसमें 19 जिले हुआ करते थे, सिर्फ 19। केदार ने एक बैठक में ये संख्या बढ़ाकर 39 कर दी। मतलब एक ही मीटिंग में 20 नए जिलों का ऐलान। चंपारण, जहां से वो खुद आते थे, उसे पूर्वी और पश्चिमी बांट दिया गया। भोजपुर, रोहतास, मधुबनी, समस्तीपुर, गोपालगंज, सीवान, बेगूसराय, कई जिले बन गए, कई शहर कद बदल गए। इस कदम के पीछे केदार की दृष्टि क्या थी?
उनका तर्क था कि बड़े जिले होने के कारण प्रशासनिक कार्यों में बाधा आती है। यूपीएससी से ऑल इंडिया सर्विसेज यानी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर कम संख्या में बिहार कैडर को अलॉट होते हैं। योजना आयोग से भी वार्षिक आवंटन, जो तब जिलों की संख्या के हिसाब से होता था, उसे निर्धारित करने का एक पैमाना था, वो भी उतना नहीं मिल पाता जितने के हम हकदार हैं। केदार के तर्क और एक्शन यहाँ दुरुस्त लगते हैं, लेकिन बिगड़ी कानून व्यवस्था जिसकी शुरुआत उनके शपथ के दिन ही हो गई, उस पैमाने का क्या? उन्नीस मार्च 1972 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद केदार पांडे समर्थकों से घिरे थे, बधाइयां कबूल रहे थे। तभी एक पुलिस अधिकारी भागता हुआ आया और उनके कान में कुछ फुसफुसा गया। मुख्यमंत्री फौरन उठे और अंदर के कमरे में जाकर फोन से चिपक गए और फिर कुछ ही देर में कार में बैठकर बाहर रवाना हो गए। अखबार में अगले दिन 2 सुर्खियां छपी। पहली, केदार पांडे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, और दूसरी सुर्खी, विधायक मंजरूल हसन की पटना में हत्या। मंजरूल हसन खान सीपीआई पार्टी की तरफ से हजारीबाग से विधायक चुने गए थे। फ्लैट नंबर 102 में रहते थे। यहीं पर उन्हें गोली मार दी गई। मुख्यमंत्री खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे और वहीं से उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। बाद में इस मामले में रामगढ़ के पूर्व कांग्रेसी विधायक बोधूलाल की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन मामला किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा। ये मुख्यमंत्री के कार्यकाल का पहला महीना था। दूसरे महीने की सुर्खी बनी बिहार कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक और उस वक्त गोप यानी यादवों के पोप कहे जाने वाले राम लखन सिंह यादव के भाई की हत्या। राम परीक्षण यादव को 6 अप्रैल 1972 को पटना जिले के फतुहा इस्लामपुर रोड पर गोली मार दी। लोगों ने इसमें पॉलिटिकल एंगल खोजा, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसे राजनीतिक हत्या नहीं माना जाना चाहिए। इस घटना के ठीक 1 बरस बाद एक तीसरी हाई प्रोफाइल हत्या हुई, विधायक की हत्या। इल्जाम पुलिस पर लगा और फिर केदार का सिंहासन डोलने लगा। सोशलिस्ट धारा के मधुबनी सीट से विधायक थे सूरज नारायण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेपी के साथ हजारीबाग जेल से भागने वाले सेनानी थे सूरज। खौफ ऐसा कि अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। कमाल के वक्ता, मजदूर हितों के गजब पैरोकार सूरज नारायण श्रमिकों के लिए हिंद मजदूर सभा चलाते थे। अप्रैल 1974 में उन्हें पता चला कि रांची की उषा मार्टिन कंपनी जबरई कर रही है। उन्होंने कंपनी के तांती सिल्वे रोड पर स्थित दफ्तर के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया। फिर पुलिस बल वहां पहुंचा और धरना देने वालों पर लाठीचार्ज कर दिया। घटना के जानकारों का कहना है कि इसमें कांग्रेस के शोहदे भी शामिल थे। 14 अप्रैल को हुए इस लाठीचार्ज में सूरज नारायण बुरी तरह घायल हो गए और सर में पड़ी लाठी की चोट के चलते 21 अप्रैल को उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। 22 अप्रैल को सूरज नारायण की पटना के बांसघाट पर अंत्येष्टि हुई। जयप्रकाश नारायण बिलख कर रोने लगे। सरकार पर उन्होंने संगीन इल्जाम लगाए और आखिरी में जानते हैं क्या नितांत व्यक्तिगत बात कही। इतना दुखी और निराश तो मैं अपनी पत्नी प्रभावती के निधन पर भी नहीं हुआ था जितना साथी सूरज के जाने पर हुआ। और सरकार वो इस घटना पर क्या कर रही थी? उसके समर्थकों ने कहा यह घटना सोशलिस्ट ट्रेड यूनियन के भीतर राजपूत बनाम भूमिहार की सियासत का नतीजा है। कांग्रेस समर्थक मजदूर नेत्री रमणिका गुप्ता ने तो इशारों में सोशलिस्ट नेता बसावन सिंह के लोगों पर इस घटना का आरोप भी मढ़ दिया। उधर दिल्ली में एक नेता थे इंदिरा के करीबी जो लगातार केदार पर आरोप मढ़ रहे थे। पटना के आकाश में रुखसती के बादल अब घुमड़ने लगे थे। ये दिल्ली है, दंभ और देश की राजधानी। राज इंदिरा का है और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएन हक्सर का। उनके कमरे में एक दुबला पतला पगड़ीधारी नया नवेला ब्यूरोक्रेट खड़ा है। उसके विभाग के मंत्री जी नाखुश हैं। खुद ये सलाहकार महोदय भी मंत्री जी के कथित भ्रष्ट तरीकों से नाखुश हैं। हक्सर दोनों का इलाज एक झटके में कर देते हैं, नौजवान का विभाग बदलकर। वित्तीय मामलों के ये नौजवान सलाहकार थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और मंत्री थे बिहार से आने वाले ललित नारायण मिश्र, कांग्रेस के नए फंड मैनेजर। ललित का करियर नए सिरे से परवान चढ़ा मिथिलांचल से आने वाले विनोदानंद झा के निधन के बाद। उनकी लोकसभा सीट खाली हुई तो ललित बाबू जीते।
फिर इंदिरा ने उन्हें विदेश व्यापार मंत्री बना दिया। ये नई नवेली कांग्रेस आर की सरकार थी। अतुल्य घोष और एस के पाटिल जैसे पुराने फंड मैनेजर अब संगठन कांग्रेस में थे। इंदिरा के लिए अब ये काम मुंबई में बैठकर रजनी पटेल कर रहे थे, लेकिन इंदिरा और उनके बेटे राजीव को दिल्ली में भी लोग चाहिए थे। ललित नारायण वह व्यक्ति बने। जल्दी इंदिरा ने कैबिनेट में भी उनका प्रमोशन कर दिया और रेलवे का महकमा दे दिया। रेल मंत्रालय से बिहार के रिश्ते की ये तीसरी कड़ी थी, बाबू जगजीवन राम और राम सुभग सिंह के बाद। लेकिन रेवड़ियां बांटने के लिहाज से ये एक नई शुरुआत थी। जल्दी पटना में कांग्रेस का ललित नारायण मिश्र खेमा तैयार हो गया। केदार पांडे को इसकी भनक थी, लेकिन ललित नारायण की जी हजूरी उन्हें कबूल नहीं हुई। फिर भी उन्होंने अपने हिस्से का दांव चला, मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का फैसला किया। मई 1973 में उन्होंने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने को कहा। मंत्री नहीं माने तो जबरन निकाला और नए सिरे से कैबिनेट बनाई, जिसमें 11 पुराने कद्दावर नेताओं की विदाई हो गई। इन जमे जमाए नेताओं ने फिर ललित नारायण की कोरस में स्वर मिलाने शुरू कर दिए। विधायक सूरज नारायण की हत्या का मामला जोर शोर से उठने लगा। दीप नारायण सिंह जैसे पुराने दावेदार दिल्ली दौड़ने लगे और फिर दिल्ली से दखल हुआ। विधायक दल के शक्ति परीक्षण में केदार पांडे अल्पमत में थे, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अब्दुल गफूर कांग्रेस विधायक दल के नए नेता और उसी के चलते नए मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली से केदार के लिए अभी एक आखिरी सियासी परवाना आना बाकी था, लेकिन इसमें 7 बरस का वक्त था। उन्नीस 1977 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी, केंद्र और फिर राज्य दोनों में, लेकिन केदार पांडे अपनी नौतन सीट बचाने में सफल रहे। कुछ महीने बाद इंदिरा ने प्रदेश कांग्रेस में जान फूंकने के लिए सीताराम केसरी को हटाकर केदार पांडे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इंदिरा जब हाथी पर सवार होकर बेलछी में हुए दलित हत्याकांड का मुआयना करने गई, तब केदार बतौर अध्यक्ष उनके बगलगीर थे। अगले वर्ष इंदिरा को दूसरी दफा कांग्रेस से निकाल दिया गया 1978 में। अब उनका नया गुट था, जो इंदिरा कांग्रेस यानी कि इंका कहलाया। लेकिन केदार ने इंदिरा का साथ नहीं छोड़ा, वो अब इंका में आ गए। 1980 में इंदिरा की सत्ता में वापसी हुई। उस लोकसभा चुनाव में इंका के टिकट पर बिहार में 3 पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री चुनाव लड़े और जीते कौन? खगड़िया से सतीश प्रसाद सिंह, बेतिया से केदार पांडे। तीसरे मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्र, जो अपनी चाची के चलते झंझारपुर से चुनाव हार गए। नतीजे आने के बाद केदार को केंद्रीय कैबिनेट में रेल का महकमा मिला। कुछ महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस जीती और इस दफा मुस्कुराने की बारी केदार नहीं जगन्नाथ की थी। संजय गांधी से करीबी के चलते केदार की दावेदारी किनारे हुई और जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद केदार पांडे की राजनीति शिथिल पड़ने लगी। जनवरी 1983 में उन्हें बिना किसी प्रकट कारण के मंत्रालय से रुखसत कर दिया गया। केदार के आवास 5 सफदरजंग रोड की, प्रधानमंत्री के आवास 1 सफदरजंग रोड से ज्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन राजनीतिक दूरी बढ़ चुकी थी। 23 मार्च 1983 को केदार पांडे विदेश मंत्री पीवी नरसिम्हा राव के घर पहुंचे, चाय और सियासी भविष्य पर चर्चा के इरादे से। लेकिन शाम को डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे थे। केदार पांडे को ब्रेन हैमरेज हो गया था और इसी के चलते 2 दिन बाद एम्स में उनका निधन हो गया। उनकी सीट बेतिया पर उपचुनाव हुए। इंदिरा ने केदार के बेटे मनोज पांडे को टिकट दिया। उनके सामने उतरे सीपीआई के दिग्गज नेता पीतांबर सिंह। सहानुभूति लहर काम नहीं आई, मनोज हार गए। 1 बरस बाद इंदिरा की हत्या हुई, फिर से सहानुभूति लहर इंदिरा के पक्ष में और इस दफा मनोज पांडे जीतने में कामयाब रहे। बाद में इसी परिवार की तीसरी पीढ़ी शाश्वत केदार के नाम के साथ सियासत में आई। सियासत जिसके माहिर खिलाड़ी थे केदार, राजनीति जिसे बिहार के संदर्भ में बांच रहे हैं हम इस मुख्यमंत्री सीरीज में। अगले अंक में बात करेंगे लालू, नीतीश, सुशील मोदी और रामविलास पासवान को सुर्खियां दिलाने वाले मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर की। नमस्कार।